हेलो चिल्ड्रन। तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। फिर से मुझे याद आया कि नहीं बनाना चाहिए, और पता नहीं आपको उससे बेनिफिट है या ना है, बट आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड दैट आई एम डूइंग समथिंग। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, बट शायद सेकेंड चैप्टर भी मैं पूरा नहीं कर पाई थी, पूरा वीडियो नहीं बना था। तो आफ्टर ग्रेविटेशन उसके बाद हम लोग मैं बनाऊंगी उस पर भी वीडियो, और शायद आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। तो इसके इंट्रोडक्शन में चिल्ड्रन, मैं आपसे कहूँगी कि पहले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। उसका रीज़न हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मोशन क्या है, मोशन यूनिफॉर्म कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, मोशन एक्सिलरेटेड किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, देन मोशन एक्सिलरेटेड होगा। तो ये पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर में। बच्चों, तो सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के मेज़रमेंट के बारे में। तो फोर्स को मेज़रमेंट के लिए हम लोगों को फॉर्मूला भी मिला था, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कब एक्सिलरेटेड होता है। यानी कि सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन का कॉज क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का कॉज क्या है। तो ये हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में तभी आएगा जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट में तभी आएगा जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके वेलोसिटी में चेंज तभी होगा जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। तो ये मीन्स क्या, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज होने का कारण, रेस्ट ऑफ स्टेट में चेंज होने का कारण, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का कारण क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा बच्चों। तो अब हम लोग उसी सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज इस ग्रेविटेशन चैप्टर में करने वाले हैं। तो बच्चों, तो अगर कहिएगा कैसे, ऐसे, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये नीचे चला आता है। हमने फोर्स लगाया ऊपर, फेंका इसको ऊपर, बट ये फिर कुछ दूर तक जाके गिरने लगता है। इसका मतलब ये गिरता तभी है जबकि यहाँ कोई और फोर्स तो लगाने वाला है नहीं, सिर्फ अर्थ इसको अपनी ओर खींचती है। इस फोर्स के कारण ये नीचे गिरेगा। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, अर्थ के कारण इस पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, उसी फोर्स के कारण ये नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें है। तो पहले हम लोगों ने तो न्यूटन के बारे में पढ़ा ही है, सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानते ही हैं कि वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल उन पर गिर गया। अब उन्हें टेंशन हुआ कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, जो मेरे ऊपर गिर गया, नीचे की ओर क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। उसी पर उन्होंने खोज करना शुरू किया, और फिर से उन्होंने पता किया। उन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इवन you will get surprised to know that इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एंड इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया, और उस लॉ पर बेस्ड आज हम लोगों ने चांद पर भी पहुंच के दिखा दिया। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, और अब हम लोग उस पर शुरू करते हैं मेन चीज। अब देखिए बच्चों कि ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन है क्या। तो ये क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन
any two particle, any two object, whether the objects are massive or very less mass वाला, हर पार्टिकल हर ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट वी कैन से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। किस प्रोसेस को? द अट्रैक्शन बिटवीन, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने इतना समझा। ग्रेविटेशन कहेंगे द अट्रैक्शन बिटवीन, ये जो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू पार्टिकल इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो बच्चों ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, हैविंग अबाउट सेम मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बट अगर ग्रेविटेशन का एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं हम लोग, जहाँ की एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, नेचुरल हेवनली ऑब्जेक्ट है, और दूसरा एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो उस दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और तब उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। द अट्रैक्शन बिटवीन अ मैसिव ऑब्जेक्ट एंड लेस मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। एंड ये जो फोर्स, जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मीन्स मोर मैसिव ऑब्जेक्ट स्मॉलर लेस मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट मैसिव ऑब्जेक्ट। लाइक हम लोग अर्थ और हम लोग के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसे हम लोग कहते हैं अर्थ का ग्रेविटी, ठीक है। और अर्थ और सन के बीच, अर्थ मून के बीच ये क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो आदमी के बीच, किताब, बुक, पेपर, पेन, पेंसिल, दीवार, घड़ी, वॉल, टेबल, चेयर, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग होता है, ऑल्दो वी डोंट फील दैट फोर्स, हम लोग उसको तो महसूस नहीं करते हैं, लेकिन फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं बच्चों। तो ये जो ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट और स्मॉलर मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किसके कारण? मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी ऑफ दैट मैसिव ऑब्जेक्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, और फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वोंट कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, बट ग्रेविटी कॉजेज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। हमारे और मोबाइल फ़ोन के बीच में ये मेरा मोबाइल, वो क्या कहते हैं, वो टेबल है जिसमें मोबाइल होल्डर है, तो एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग ईच अदर, लेकिन इस फोर्स का तो हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। इस फोर्स के कारण हम लोगों में कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो होता किसके कारण है? अर्थ के, हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेती है, यहाँ मोशन हुआ, तो ग्रेविटी कॉजेज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, बट ग्रेविटेशन डज नॉट कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। ग्रेविटी होगा एक मैसिव ऑब्जेक्ट और एक लेस मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच, बट ग्रेविटेशन होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग अबाउट सेम मास, ठीक है। आई थिंक चिल्ड्रन यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन। अब हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है, सन के चारों ओर ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है। तो बच्चों यहाँ उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अलोंग विथ ऑल द प्लैनेट्स कीप ऑन चेंजिंग, तो उसका मोशन क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है, तो मून का भी तो मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा फोर्स है? सन। यहाँ सन है हमारा,
और ये इस ऑर्बिट पर, ये सारे ऑर्बिट्स पर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट के मोशन को एक्सीलरेटेड कौन करता है? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ऑल द प्लैनेट, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा? टेंजेंशियल। लाइक अगर हम इस चॉक पीस को एक स्ट्रिंग से बांध के अपने फिंगर के चारों ओर रोटेट कराएं तो क्या होगा? जब तक हम इसको अपने फिंगर की ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मेरा फिंगर उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक ये सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगा। और इस तरह का जो फोर्स लगता है कैसे, कब? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। उसी फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और वो सेंटर सीकिंग फोर्स सब प्लैनेट को कौन देता है? सन देता है। मून को कौन देता है? अर्थ देता है। तो वो जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। ओके, चलिए, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ऑल्दो इट्स डेरिवेशन हम लोग को पढ़ना नहीं है। mv²/r, वो जहाँ m है ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है वो, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया। तो चिल्ड्रन, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड टिल हियर। क्या क्या समझे, क्या क्या पढ़े? ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा, हाउ द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, हाउ द सैटेलाइट और द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, हम लोगों ने ये पढ़ा। किस कारण कैसे मूव करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट make them revolve around sun, and centripetal force provided by the earth on the moon helps the moon to revolve around the earth. Okay, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो मूव करता है सर्कुलर पाथ पर। बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा था? ईच पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, इस लॉ का स्टेटमेंट हमें अच्छे से जानना चाहिए। ईच पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स attract another particle with a force which is क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the inversely proportional to square of the distance between them. This was the statement of Newton's law of gravitation. बच्चों, अब हम लोग इसमें इसको फॉर्मूला के रूप में देखते हैं। इफ यू वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r। अब
M1 M2 को अट्रैक्ट करता है, M2 M1 को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो न्यूटन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो फोर्स क्या था, पहले स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास M1 and M2 are separated by a distance r. Then the gravitational force between them, gravitational force acting between them is directly proportional to product of their masses M1 and M2 and inversely proportional to square of the distance between them. Children, so directly proportional का मतलब पता है ना, अगर RHS मीन्स राइट हैंड साइड के क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड का भी बढ़ेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। बट यहाँ क्या देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर RHS का वैल्यू बढ़ेगा तो LHS का वैल्यू डिक्रीज करेगा। राइट हैंड साइड के क्वांटिटी का वैल्यू अगर घटेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, देन ये इसी को हम लोग, आप देखिए तो हम लोगों को सेकेंड वो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, एक इक्वल का साइन लगाना होगा और एक कांस्टेंट देना होगा, क्योंकि अगर इधर वाले क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करता है अकॉर्डिंगली इसका भी वैल्यू LHS का वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ऐसे ताकि दोनों का रेशियो मीन्स LHS और RHS के क्वांटिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को हटाते हैं। तो क्या लिखिएगा, F इज इक्वल टू तो दिए है और एक कांस्टेंट ही हम लोग देते हैं कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर, वेयर कैपिटल G को क्या कहिएगा, G यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे कैपिटल G को। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहिएगा कि दुनिया में इस यूनिवर्स में कहीं भी अगर इस G का वैल्यू निकाला जाए तो वो सेम रहेगा। ये किसी प्लेस पर डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर किसी चीज़ का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलिए, सो इसको याद रखना, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी यूनिवर्स में मेजर किया जाए दैट विल रिमेन सेम। अब वो हमारा हो गया कैपिटल G क्या, यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का हमारा ये फॉर्मूला हो गया किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक है, तो हमारा लॉ का स्टेटमेंट ग्रेविटेशन, नॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लॉ का ये हो गया स्टेटमेंट, एंड उससे फॉर्मूला किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट वी कैन कैलकुलेट इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब नाउ चिल्ड्रन, ये हमारा इस फॉर्मूला से हम लोग अगर G का वैल्यू निकालते हैं, G के लिए फॉर्मूला तो क्या लिखिएगा, F R² बाय M1 इंटू M2। ठीक है, कैपिटल G के लिए ये फॉर्मूला निकला। अब देखिए इसका अगर SI यूनिट निकालते हो तो SI यूनिट ऑफ G क्या लिखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg
पर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका वैल्यू निकाला था कैवेंडिश ने। चलिए, इसका वैल्यू किसने निकाला था? साइंटिस्ट कैवेंडिश ने, जो कि वैल्यू ऑफ जी कितना था? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना था। ठीक है, और इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा कहीं भी हम लोग मेजर करें। ठीक है, देन चलिए अब हम लोग वो इसका डेफिनेशन देखते हैं, कैपिटल जी का डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कैपिटल जी का डेफिनेशन, तो जी के लिए फॉर्मूला आ गया आपको, जी इज इक्वल टू F/r² बाय m1 इंटू m2। अब हम लोग क्या करते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg ले लेते हैं। वी टेक टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 1 kg ईच एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास है 1 kg, इसका भी 1 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो अब इस दोनों के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसको कहिएगा? अब ये सारा वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? जी इज इक्वल टू एफ, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। कब? जब दो ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 1 kg separated by a distance 1 meter attract each other with a force that is called gravitational constant. Gravitational constant is equal to what? Gravitational force existing between two objects having mass 1 kg separated by a distance 1 meter. Okay, children, what I told? Gravitational constant is equal to gravitational force existing between two objects having mass 1 kg separated by a distance 1 meter. That is called gravitational constant. ठीक है, that is gravitational constant is equal to gravitational force existing between two objects having mass 1 kg separated by a distance 1 meter. Distance 1 meter. That will be the definition of gravitational constant. Okay. ओके, चले। सो अब तो अगर ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में नहीं आया देन आई डोंट थिंक यू हैव अंडरस्टूड एनीथिंग। तो अगर हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हम दीवार क्यों नहीं हमको अट्रैक्ट किया और हम दीवार में ही चिपक जाते? मोबाइल को हमने यहाँ रखा, ये मेरे में आके चिपक जाता। सो ये इस चीज़ को हमें देखना है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है जिसका हम लोग महसूस नहीं करते हैं। ये
एक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। और हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये क्या कितना होता है, जिसको हम लोग, जिसके कारण इसे हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। चलिए नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 1 kg each and separated by a distance 1 meter. Calculate the gravitational force between two objects having mass 1 kg each, separated by a distance 1 meter. डिस्टेंस 1 मीटर, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेविटेशन दिया हुआ क्या है चिल्ड्रन, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg दिया हुआ है, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1 मीटर। तो हम लोग और g का वैल्यू तो हमें पता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। तो ये सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 6.67 10⁻11 इंटू 1 इंटू 1 बाय r 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए सब तो 1 1 है ना, कैंसिल हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 6.67 10⁻11 न्यूटन। चलें, सो क्या कर सकते हैं आप, ये फोर्स कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है और नेग्लिजिबल वी कैन से, और यही कारण है कि इस फोर्स को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन an object having mass 40 kg and kept on the 1 kg and kept on the surface of earth. We can calculate the force of attraction between two objects having between earth and an object having mass 1 kg kept on the surface of earth. सो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक और बात थी इम्पोर्टेंट कि ये स्फेरिकल हेवनली बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, तो उस हेवनली बॉडी का रेडियस लेते हैं। लाइक अगर आप कंसीडर करते हो अर्थ को एंड दूसरा कोई प्लैनेट है, तो दोनों के सेंटर से बीच का डिस्टेंस लेंगे। अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ डिस्टेंस के लिए आर का वैल्यू हम लोग अर्थ के रेडियस को लेंगे, बिकॉज द होल मास ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो वो लेते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो दिस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर क्या होगा कि लिटिल बिट कैलकुलेशन इज मोर 10⁻⁻10 के टर्म में होगा। सो यू कैन फील इट लिटिल बिट डिफिकल्ट बट यू कैन डू। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है, तो निकालने में आप क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा,
6.67 10 to the power -11। ऑब्जेक्ट का मास 1 है, अर्थ का मास 6 इंटू 10 to the power 24 kg होता है, एंड अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर। ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास है, ये हमें याद रखना चाहिए। देन अब आप सॉल्व कीजिएगा इसको, यू विल गेट 6.67 इंटू, अब 10 to the power 24 है, -11 है, तो बच जाएगा आपको 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 to the power 12। चिल्ड्रन नाउ यू विल सॉल्व दिस वन। तो ये दोनों डेसिमल को इस यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। 3 2 जा 6, 32 2 जा 64, और फिर बच जाएगा हमको यहाँ 667 इंटू 3 डिवाइड बाय 64 इंटू 32 इंटू 10 to the power 12 को ऊपर ले जाइएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 10 to the power 11 बच जाएगा। तो चिल्ड्रन आप अगर इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट दिस वन 9.8 न्यूटन। इसको कीजिएगा तो मिलेगा आपको 9.8 न्यूटन। तो इतना फोर्स से अर्थ 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो देन वी कैन इमेजिन कि हम लोग का मास अगर 40 kg 60 kg है तो कितना न्यूटन फोर्स से हर अर्थ हमको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वन। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला पर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चिल्ड्रन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, दिस विल बी द reward for my hard work in my time, extra time at home. So children, thank you for watching.